नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 2025 के एबेल प्राइज की घोषणा। जापान के मसाकी काशिवारा को मिलेगा अवार्ड। गणित के नोबेल के तौर पर मशहूर है एबेल प्राइज। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 संसद के दोनों सदनों से पारित। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में किया गया संशोधन। एनडीएमए को मिली नई जिम्मेदारी। और देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनेगी गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 लोकसभा से पारित। अमूल के संस्थापक थे त्रिभुवन काशीभाई पटेल। आइए शुरू करें। 2025 के एबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। 2025 का एबेल प्राइज जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को देने की घोषणा हुई है। अवार्ड सेरेमनी मई 2025 में ओस्लो में आयोजित की जाएगी। मसाकी काशिवारा ने गणित के एल्जेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थियरी में योगदान दिया है। खासतौर पर डी मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेस की खोज में योगदान दिया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किताब की एक लाइब्रेरी चला रहे हैं। उस किताब का वर्गीकरण, उसे ढूंढना, उसके बारे में जानकारी निकालना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मसाकी काशिवारा ने जो गणितीय तकनीकें विकसित की हैं, वे ऐसी लाइब्रेरी को स्मार्ट बनाने का काम करती हैं। उन्होंने ऐसे गणितीय उपकरण बनाए जो जटिल जानकारी को बहुत व्यवस्थित ढंग से समझने और उपयोग करने में मदद करते हैं। उनका काम कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में ऐसी ही जटिल चीजों को आसानी से सुलझाने में बहुत काम आता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक ऐप से किताब ढूंढ लेते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। आपको बता दें कि एबेल प्राइज गणित के क्षेत्र में साइंटिफिक अचीवमेंट्स को मान्यता देने के मकसद से दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। एबेल प्राइज को नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। दरअसल नोबेल पुरस्कारों में गणित के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए इस अवार्ड को गणित के क्षेत्र में योगदान देने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुरस्कार को सबसे पहली बार साल 2003 में दिया गया था। इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा नॉर्वे सरकार के बिहाफ पर दिया जाता है। पुरस्कार के विजेता के नाम की सिफारिश एबेल कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल होते हैं। 2007 में भारतीय मूल के श्रीनिवास SR वर्धन को एबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसका मकसद भारत में आपदा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करना है। यह बिल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 DMA 2005 को संशोधित करता है। इसे राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है, तो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम के तौर पर लागू हो जाएगा। इस बिल ने DMA 2005 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। DMA 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्यों के स्तर पर SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। नए बिल के तहत इन संस्थाओं के स्तर पर कई बदलाव हुए हैं। अब NDMA और SDMA सीधे तौर पर राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर डिजास्टर प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पहले ये प्लान्स अन्य समितियों की मदद से तैयार किए जाते थे। इसके अलावा नए बिल में NDMA और SDMA को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इन संस्थाओं को डिजास्टर रिस्क का रिव्यू करना होगा, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं का। साथ ही निचले स्तर की अथॉरिटीज को तकनीकी मदद मुहैया कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थाओं को डिजास्टर डेटाबेस तैयार करने की भी जिम्मेदारी मिली है, जिससे रिस्क, फंडिंग और तैयारी के प्रयासों को एक जगह पर एनालाइज किया जा सके। नए बिल में राज्य सरकारों को अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फॉर सिटीज के गठन की अनुमति दी गई है। ये अथॉरिटीज शहरों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा जैसे कि DMA 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDRF के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के समय विशेषीकृत रिस्पॉन्स करने के लिए किया गया है। NDRF एक यूनिक फोर्स के तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका कमांड और कंट्रोल डायरेक्टर जनरल NDRF के पास होता है। इसी की तर्ज पर अब नए बिल में राज्यों के स्तर पर SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन का प्रावधान किया गया है। यह फोर्स राज्य के भीतर डिजास्टर रिस्पांस पर फोकस करेगी। नए बिल में पहले से मौजूद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी NCMC और हाई लेवल कमेटी HLC को आधिकारिक दर्जा देने की बात कही गई है। NCMC अब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेगी, वहीं HLC को वित्तीय सहायता मुहैया करानी होगी।
दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। इधर लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 भी पारित किया गया। बिल में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना गुजरात स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में की जाएगी। इसका मकसद सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, रिसर्च और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। यूनिवर्सिटी के तहत सभी राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को स्कूल या कॉलेज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी। इससे डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी पाठ्यक्रम होंगे। हर साल तकरीबन 8 लाख लोगों को यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूनिवर्सिटी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। यह बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम सहकारी डेयरी दिग्गज अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। 1946 में 250 लीटर दूध से शुरू हुआ अमूल आज भारत का सबसे सफल डेयरी ब्रांड है। 2003 में अमूल का टर्नओवर 2852 करोड़ रुपए था। आज यह 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ पर आप वर्गीज कुरियन का नाम भी याद रखिए। उन्हें देश में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। अमूल के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। आपको बता दें, सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत्त संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समूह अपनी इच्छा से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोकतांत्रिक ढंग से शासित किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दी गई परिभाषा के मुताबिक सहकारी संस्थाएं लोगों पर केंद्रित, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और उनकी साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं। भारत में कोऑपरेटिव्स की संवैधानिक स्थिति की बात कर लें तो सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर का विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया और इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। पहला है, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। अनुच्छेद 43(b) के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243(g)(h) से लेकर 243(g)(t) तक अनुच्छेद शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने संसद में नेशनल ऑयल सीड मिशन को लेकर जानकारी पेश की थी। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल्स ऑयल सीड्स यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन लॉन्च किया है। कैबिनेट ने अक्टूबर 2024 में इस मिशन की मंजूरी दी थी। इसके लिए बजट आउटले 10,103 करोड़ रुपए के आसपास है। मिशन के तहत 2030-31 तक 70 मिलियन टन तिलहन के घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ऑयल सीड्स का उत्पादन 39 मिलियन टन के करीब है। देखिए, वर्तमान में खाने योग्य तेल की 57% जरूरतें आयात के जरिए पूरी की जाती हैं। इसलिए NMEO-OS के तहत प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करना जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके और इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। इसके अलावा सरकार ने NMEO ऑयल पाम को पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च किया है। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस मिशन के तहत पाम प्लांटेशन के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को इसमें शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ओनली चाइल्ड सिंड्रोम। यह सिंड्रोम आमतौर पर उन व्यक्तियों के साथ देखा जाता है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। ऐसे लोग बिना सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के बड़े होते हैं। इन लोगों में कुछ विशेषताएं इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनको पेरेंट्स की अनडिवाइडेड अटेंशन मिलती है। इसके अलावा चूंकि माता पिता की उम्मीदें एक ही व्यक्ति से होती हैं, इसलिए ये अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं। साथ ही इन्हें अपने घर के संसाधनों को साझा नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सोशल सेटिंग्स में शेयरिंग एंड कोऑपरेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या आपने अपने आसपास किसी सिंगल चाइल्ड में इस तरह की विशेषताएं महसूस की हैं? आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सरकार सहकार टैक्सी नाम की नई सेवा शुरू करने जा रही है जो ओला और उबर जैसी होगी। इसमें बिना किसी बिचौलिए के ड्राइवर्स अपना वाहन रजिस्टर करा सकेंगे। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन का हिस्सा है। दरअसल यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ओला और उबर पर भेदभावपूर्ण किराए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने ओला और उबर को नोटिस भेजा है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स से अलग अलग किराया वसूला जा रहा है। हालांकि दोनों कंपनियों ने आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा सरकार अनुचित व्यापार नीति के तहत फूड डिलीवरी और टिकट बुकिंग की कीमतों की भी जांच कर रही है। भारतीय नौसेना के लिए 10वीं ACTCM यानी अम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-24 को सूर्यादित्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे ने लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने मार्च 2021 में MSME शिपयार्ड के साथ ऐसे 11 बार्ज बनाने का अनुबंध किया था, जिसमें से अब तक 9 नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। ये बार्ज हथियार, टॉर्पीडो और मिसाइलों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा हैं। इन्हें इंडियन शिप डिजाइन फर्म और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के सहयोग से बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने डेयर टू इरेड TB यानी डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट TB पहल के तहत 10,000 TB जीनोम नमूनों का अनुक्रमण पूरा कर लिया है। यह कार्यक्रम 24 मार्च 2022 को शुरू हुआ था और इसका मकसद दवा प्रतिरोधी TB से लड़ना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ICMR, CSIR और NTGS यानी इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलांस के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य 32,000 TB बैक्टीरिया का जीनोम अनुक्रमण करना, उनकी आनुवंशिक विविधता की स्टडी करना और बेहतर इलाज को खोजना है। यह पहल TB के प्रसार को समझने और बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। एम्स दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर लगाया जाएगा। यह मेडिकल उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इसे समीर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने बनाया है। इसकी इमेजिंग कैपेसिटी 1.5 टेस्ला है। यह स्कैन एरा मिशन यानी स्वदेशीय चुंबकीय अनुनाद चित्रण एक राष्ट्रीय अभियान के तहत बनाया गया है। MRI में शरीर के अंदरूनी अंगों की 3D इमेजेस बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया और रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क, रीढ़, मांसपेशियों और ट्यूमर जैसी बीमारियों की जांच के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने चेतावनी दी है कि फसलों की विविधता खतरे में है। दुनिया में 6,000 पौधों की प्रजातियां उगाई जाती हैं, लेकिन 60% वैश्विक उत्पादन सिर्फ 9 फसलों जैसे कि चावल, गेहूं और मक्का पर निर्भर है। 128 देशों से लिए गए डेटा के बेस पर पाया गया कि किसानों की 6% फसल किस्में संकट में हैं। दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में यह खतरा सबसे ज्यादा है। भारत में भी 50% से ज्यादा पारंपरिक फसलें खतरे में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती और बीज बैंकों में संरक्षण के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत है क्योंकि कई देशों में फंड और सुविधाओं की कमी है और जलवायु परिवर्तन से हालात बिगड़ रहे हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, एबल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 के लिए पुरस्कार मसाकी काशीवारा को देने की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल। मैंने क्या पूछा था सवाल में और इसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। यह UN से आबद्ध एक संस्था है। सही कथन को चुनना था।
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। साथ ही यह यूएन से आबद्ध संस्था नहीं है, बल्कि यूएसए का एक स्वतंत्र आयोग है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूएसए, जापान, चीन, भारत, जर्मनी। उपर्युक्त देशों को जीडीपी के आकार के लिहाज से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। 1 3 5 2 4, 4 2 5 3 1, 2 5 4 1 3 या फिर 1 4 5 3 2। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।